हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि अदिति क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए एक नया सीरीज़ जो कि है स्टैटिक जीके टॉप 50 MCQs। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे फॉर ऑल योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो SSC हो, RRB हो, बैंक हो, एफकैट, स्टेट एग्जाम्स, UPSC, डिफेंस के एग्ज़ाम या फिर और भी कोई एग्ज़ाम्स फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस विथ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सेट 1 ऑफ स्टैटिक जीके टॉप 50 MCQs। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। ये जो वीडियोज़ है ना आपके लिए रेगुलरली आती रहेंगी, तो आपके एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन आता है, गोल्डन टेम्पल ऑफ दाम्बुला इज सिचुएटेड इन। तो दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। श्रीलंका में लोकेटेड है गोल्डन टेम्पल ऑफ दाम्बुला, जिसे यहाँ पे देखिए गोल्डन केव टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, या फिर दाम्बुला केव टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। श्रीलंका में लोकेटेड है और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और फ्रेंड्स, गोल्डन टेम्पल ऑफ दाम्बुला जो है ना, ये श्रीलंका का लार्जेस्ट और बेस्ट प्रिजर्व्ड केव टेम्पल है। तो यहाँ पे आप ये पॉइंट याद रखें। साथ में इंडिया के गोल्डन टेम्पल की बात करें तो इंडिया में जो गोल्डन टेम्पल है ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है अमृतसर में। इसे हम जानते हैं एज हरमंदिर साहिब भी, हरमंदिर साहिब। एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी कि यहाँ पे गोल्डन टेम्पल को और कौन से नाम से जाना जाता है, तो इसे हरमंदिर साहिब कहा जाता है। और फ्रेंड्स, ये लोकेटेड है अमृतसर में। इसके अलावा बात करें कुछ और टेम्पल्स फ्रॉम इंडिया, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मीनाक्षी अम्मन टेम्पल, मीनाक्षी अम्मन टेम्पल ये कहाँ पे है? मीनाक्षी अम्मन टेम्पल ये लोकेटेड है मदुरई में। मदुरई कहाँ पे है? मदुरई है तमिलनाडु में। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स तो काशी विश्वनाथ टेम्पल, काशी विश्वनाथ टेम्पल ये कहाँ पे है? ये है वाराणसी में। नेक्स्ट और कुछ बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स, तो एक है लिंगराज टेम्पल, लिंगराज टेम्पल ये कहाँ पर है? फ्रेंड्स, ये लोकेटेड है उड़ीसा में। उड़ीसा के कैपिटल भुवनेश्वर में ये लोकेटेड है। नेक्स्ट बात करें हाजी अली दरगाह, ये कहाँ पे है? हाजी अली दरगाह ये कहाँ पे है? ये लोकेटेड है मुंबई में। इसके अलावा फ्रेंड्स और भी बात करें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स की, तो एक है कोणार्क सन टेम्पल, ये भी उड़ीसा में लोकेटेड है, ठीक है। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स फ्रॉम इंडिया। और भी जो बाकी टेम्पल्स हैं फ्रेंड्स, हम आने वाले वीडियोस में उनको कवर करेंगे। तो आपको जो ये सीरीज़ है ना पूरी कंटिन्यूसली देख लेनी है। हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपके लिए कवर करवाएंगे। ओके, चलिए अब देखिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे कंट्री नेपाल से भी। तो नेपाल में भी काफ़ी सारे फेमस टेम्पल्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी फेमस टेम्पल है जो कि है पशुपतिनाथ टेम्पल। अगर आपसे पूछा जाए कि पशुपतिनाथ टेम्पल कहाँ पे है, तो ये लोकेटेड है नेपाल में। इसके अलावा यहाँ पे एक और टेम्पल है जिसे बुद्ध सुबह के नाम से भी जाना जाता है, बुद्ध सुबह टेम्पल ये भी यहीं पे है। और एक है बारह क्षेत्र टेम्पल, बारह क्षेत्र टेम्पल। और एक और है फ्रेंड्स, ये है स्वयंभूनाथ, स्वयंभूनाथ टेम्पल, ठीक है। तो ये भी यहीं पे लोकेटेड है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखिए फ्रेंड्स, स्वयंभूनाथ टेम्पल जो है ना, इसे मंकी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज नोन एज ऑल्सो नोन एज मंकी टेम्पल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वयंभूनाथ टेम्पल। और लोकेशन कहाँ है? ये लोकेटेड है नेपाल में। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था, तो आपके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आगे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये हो गए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये पॉइंट्स पूरे क्लियर हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग मैच्ड। तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं, आपको बताना है इनमें से गलत कौन सा है, ठीक है। तो देखिए आपको SI यूनिट्स यहाँ पे बतानी है फ्रेंड्स। फोर्स का जो यहाँ पे यूनिट होता है ये न्यूटन होता है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करें प्रेशर, प्रेशर का यूनिट पास्कल, ये भी बिल्कुल राइट है। वर्क, वर्क का यूनिट जूल होता है, ये भी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। फिजिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए वॉल्यूम, वॉल्यूम का यहाँ पे यूनिट बताया जा रहा है मीटर, जो कि बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे आपको गलत बताना था, रॉन्गली मैच्ड। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कुछ बेसिक SI यूनिट्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखिए टाइम का जो यूनिट होता है ये होता है सेकेंड,
ठीक है। लेंथ का मीटर होता है, जो आप यहाँ पे मीटर देख रहे हैं ये किसका यूनिट है, ये लेंथ का यूनिट है, नॉट वॉल्यूम। मास का यूनिट होता है केजी, करंट का यूनिट होता है एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट का मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो कि इसका यूनिट होता है कंडेला। तो ये हो गया कुछ बेसिक एसआई यूनिट्स। यहाँ पे हम आगे देखिएगा, यहाँ पे डिस्कस करेंगे सारे इंपॉर्टेंट यूनिट्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, वॉल्यूम इसका यूनिट होता है मीटर क्यूब, मीटर नहीं होता मीटर क्यूब इसका यूनिट होता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट जो था आप यहाँ पे नोट डाउन करिएगा। आगे बढ़ के यहाँ पे सारे टेबुलर फॉर्मेट में जो भी यहाँ पे आपको दिए हुए हैं ऐसा यूनिट्स, इनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट इसका यूनिट मीटर होता है, तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इन सब का यूनिट मीटर होता है। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है और वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होता है। स्पीड मीटर पर सेकेंड होता है, वेलोसिटी भी मीटर पर सेकेंड से मापी जाती है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, फोर्स इसका यूनिट होता है न्यूटन। और यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्सेलरेशन, काफ़ी सारे लोग एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वेलोसिटी का जो यूनिट है ना ये है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और वहीं बात करें एक्सेलरेशन, तो ये क्या है, ये है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोनों में डिफरेंस है, ये आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड स्क्वायर है, ये सिर्फ सेकेंड है। आगे बढ़ेंगे एनर्जी। तो यहाँ पे एनर्जी और वर्क इन दोनों का यूनिट क्या होता है, ये जूल होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्क भी जूल है। डेंसिटी का यूनिट होता है किलोग्राम मीटर क्यूब। नेक्स्ट है मोमेंट, तो मोमेंट का यहाँ पे यूनिट है न्यूटन मीटर। पावर का यूनिट है वॉट। मोमेंटम का यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और प्रेशर का यूनिट है पास्कल। तो ये हो गए फ्रेंड्स कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसा यूनिट्स जो अक्सर एग्जाम में यहाँ पे रिपीट होते हैं। तो इन सारे ऐसा यूनिट्स को आप अच्छे से नोट डाउन करके पढ़ लीजिए। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 3 टियर पंचायती राज सिस्टम वाज रिकमेंडेड बाई। तो पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे 3 टियर आपसे पूछा जा रहा है, 3 टियर पंचायती राज सिस्टम को किसने एस्टैब्लिश किया, राइट। तो यहाँ पे 3 टियर जो पंचायती राज सिस्टम है फ्रेंड्स, इसको रिकमेंड किया गया था बाई बलवंत राय मेहता कमेटी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, इसने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी कब, 1957 में, जिसे नाम दिया गया था बलवंत राय मेहता कमेटी, क्योंकि ये इसे हेड कर रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे सजेस्ट किया था 3 टियर पंचायती राज सिस्टम। तो ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद होगा, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति होगी और विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत होगा। तो ये 3 टियर पंचायती राज सिस्टम जो है ना, ये बलवंत राय मेहता कमेटी ने सजेस्ट की थी। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि 2 टियर पंचायती राज सिस्टम किसने रिकमेंड की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक मेहता कमेटी, ठीक है। अशोक मेहता कमेटी को 1977 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। अभी मैंने बताया कि यहाँ पे बलवंत राय मेहता कमेटी जो थी 1957 में बनी थी, ठीक है। और यहाँ पे जो अशोक मेहता कमेटी है 1977 में कॉन्स्टिट्यूट की गई। इन्होंने कहा कि 3 टियर पंचायती सिस्टम को जो है रिप्लेस करना चाहिए 2 टियर पंचायती सिस्टम से। तो यहाँ पे 2 टियर में क्या होने वाला था, 2 टियर में एक जिला परिषद होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और नेक्स्ट होगा मंडल पंचायत, राइट। तो ये कहा गया था भाई अशोक मेहता कमेटी। तो ये है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस क्वेश्चन से। आगे बढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा 2 टियर एंड 3 टियर दोनों में डिफरेंस है और दोनों ही यहाँ पे सजेस्ट की गई थी डिफरेंट कमिटीज़ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन गेम ऑफ खो खो। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में बढ़ने से पहले यहाँ पे हम पंचायती राज से कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पंचायती राज सिस्टम क्या है, ये एक सिस्टम है लोकल सेल्फ गवर्नेंस का, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं आपको बता देती हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो लोकल सेल्फ गवर्नेंस कहा जाता है पंचायती राज सिस्टम को। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 73rd अमेंडमेंट, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसे इंट्रोड्यूस किया गया, 1992 में आया, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसे कहा जाता है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस ये कहा जाता है फ्रेंड्स लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत को पहली बार किस स्टेट में यहाँ पे लागू किया गया था। तो पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है पंचायत को राजस्थान में, राइट। नेक्स्ट बात करें, नेशनल पंचायती राज डे कब मनाया जाता है। नेशनल पंचायती राज डे जो है फ्रेंड्स, ये मनाया जाता है हर साल 24 अप्रैल को। और इसके अलावा जो इलेक्टेड पंचायत होंगी, जो भी पंचायत इलेक्ट होते हैं, वो कितने साल के टेन्योर के लिए होते हैं, तो वो 5 ईयर्स टेन्योर के लिए वहाँ पे रहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स यहाँ पे इस क्वेश्चन से, इनको भी आप साथ में ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन द गेम ऑफ खो खो। तो खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं,
यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए खो खो जो है ना, इसमें टोटल होते हैं 12 प्लेयर्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बट यहाँ पे जब मैच को खेला जाता है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं 9 पर्सन एक टीम से यहाँ पे खेलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ध्यान रखिए, बट टोटल जो है 12 प्लेयर्स होते हैं एक टीम में। साथ में फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए खो खो जो यहाँ पे गेम है ये किस स्टेट से ओरिजिनेट हुआ है, तो ये महाराष्ट्र से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। महाराष्ट्र से इसका ओरिजिनेशन हुआ है। साथ में जो एशियन खो खो फेडरेशन है इसे 1987 में इस्टेब्लिश किया गया था, और यहाँ पे इसे इस्टेब्लिश करने के बाद जो पहली एशियन खो खो चैम्पियनशिप खेली गई है ये खेली गई 1996 में कोलकाता में। तो ये कुछ थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ पॉइंट्स जो आप यहाँ पे साथ में याद रख सकते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, यहाँ पे डिफरेंट जो गेम्स हैं उनसे रिलेटेड नंबर ऑफ प्लेयर्स डिस्कस करते हैं, क्योंकि एसएससी के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्रिकेट 11 प्लेयर्स कौन कौन से गेम में होते हैं, क्रिकेट में होते हैं, फुटबॉल में होते हैं, राइट। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे 6 प्लेयर्स किस में होते हैं, 6 प्लेयर्स होते हैं वॉलीबॉल में। साथ में आइस हॉकी में भी 6 प्लेयर्स होते हैं। 7 प्लेयर्स देखने को मिलते हैं कबड्डी में, ठीक है। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में भी 11 प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करिए फ्रेंड्स 5 प्लेयर कहाँ पे देखने को मिलते हैं, 5 प्लेयर्स होते हैं बास्केटबॉल में। बास्केटबॉल में होते हैं 5 प्लेयर्स। बेसबॉल में होते हैं 9 प्लेयर्स, बेसबॉल में देखे जाते हैं 9 प्लेयर्स। एक और है देखिए पोलो, पोलो में कितने प्लेयर्स होते हैं, यहाँ पे 4 प्लेयर्स देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट गेम्स एंड उनसे रिलेटेड नंबर ऑफ प्लेयर्स। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे आपका, हु इज़ द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत की सबसे युवा राष्ट्रपति कौन रही हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन नंबर डी, द्रौपदी मुर्मू। और यहाँ पे फ्रेंड्स द्रौपदी मुर्मू के प्रेसिडेंट बनने से पहले जो यंगेस्ट प्रेसिडेंट हुआ करते थे वो थे नीलम संजीवा रेड्डी, राइट। तो यहाँ पे पहले देखिए बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। तो ये हमारे इंडिया की 15th प्रेसिडेंट है, 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। साथ में यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये पहली ऐसी प्रेसिडेंट है जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया में बॉर्न हुई हैं। साथ में यंगेस्ट पर्सन है टू होल्ड द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे काफ़ी रिपीट हो रहा है, वो है हु इज़ द फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हैं द्रौपदी मुर्मू जी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ये सारे पॉइंट्स जो है ना साथ में ध्यान रखना है। साथ में ये सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट है इंडिया की, सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहली वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थी, ये थी प्रतिभा पाटिल। उनके बाद सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, राइट। तो ये हो गए फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से। नीलम संजीवा रेड्डी की बात करें तो फ्रेंड्स ये प्रेसिडेंट रहे हैं, 6th प्रेसिडेंट थे 1977 से लेकर 1982 तक। नेक्स्ट राजेंद्र प्रसाद पहले प्रेसिडेंट थे इंडिया के 1950 से 1962 तक। साथ में फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए हु वाज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे हैं राजीव गांधी। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट तीर्थनकार। तो देखिए तीर्थनकार, सबसे पहले तीर्थनकार कौन थे बताना है आपको। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋषभ देव। तो देखिए ऋषभ देव जैन्स के पहले तीर्थनकार थे। तो यहाँ पे जैनिज्म में फ्रेंड्स टोटल 24 तीर्थनकार थे। इनमें से जो 22nd तीर्थनकार रहे हैं ये रहे हैं अरिस्टथेनेमी, ठीक है, अरिस्टथेनेमी। एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्टली। नेक्स्ट बात करें 23rd कौन थे, 23rd थे पार्श्वनाथ। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी रिपीट हुआ है ऑलरेडी। नेक्स्ट बात करें सेकंड और फर्स्ट भी आप याद रखें, तो फर्स्ट और सेकंड, राइट। तो सेकंड रहे हैं यहाँ पे अजित नाथ और फर्स्ट रहे हैं ऋषभ देव, जो भी हमने डिस्कस किया। तो ये सारे हमने डिस्कस कर लिया। और साथ में फ्रेंड्स जो यहाँ पे महावीर थे ये लास्ट तीर्थनकार थे, यानी कि 24th तीर्थनकार थे, राइट। चलिए आपका अगला क्वेश्चन, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वाइसरॉय कौन थे। तो यहाँ पे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुआ है उस टाइम पे थे लॉर्ड विलिंगडन एज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे लॉर्ड इरविन की बात करें तो देखिए लॉर्ड इरविन साइमन कमीशन के टाइम पर, डांडी मार्च जब हुआ है, इसके अलावा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो हुआ है ना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इन सभी के टाइम पे अगर आपसे पूछा जाए वाइसरॉय कौन थे तो ये थे लॉर्ड इरविन। ये 1926 से लेकर 1931 के टाइम पे वाइसरॉय थे। इसके अलावा यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था 1935 का, इस टाइम पर भी लॉर्ड विलिंगडन ही वाइसरॉय थे।
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए लॉर्ड लिनलिथगो, तो ये क्रिप्स मिशन जब आया। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें अगस्ट ऑफर, इस टाइम पे वाइसरॉय कौन थे, ये थे लॉर्ड लिनलिथगो। और यहाँ पे बात करें फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन जो एग्जाम में काफ़ी रिपीट होता है वो है कि चौरी चौरा इंसिडेंट के टाइम पे कौन थे वाइसरॉय, तो ये थे लॉर्ड रीडिंग। ओके, अगला क्वेश्चन, चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी एसोसिएटेड विथ विच प्लेस ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी जो है ये भारत के किस स्थान से संबंधित है, तो ये एसोसिएटेड है लखनऊ से। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इसे जीआई टैग दिया गया है लखनऊ का। इसके अलावा यहाँ पे लखनऊ से जो जीआई टैग्स हैं वो है जरदोज़ी, नेक्स्ट यहाँ पे दशहरी मैंगो और साथ में चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी, ये तीनों का जो जीआई टैग है ये लखनऊ को दिया गया है। अगला क्वेश्चन, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन, तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत यानी कि पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है ये कहाँ पे लड़ी गई, तो देखिए फ्रेंड्स ये हुई थी 1556 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 1556 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों बैटल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है ना ये 1526 में हुआ है, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ है 1556 में और थर्ड बैटल हुआ है 1761 में। तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट बात करें किसके किसके बीच में ये लड़ा गया, तो देखिए बाबर और लोधी, ठीक है, बाबर और लोधी के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई। नेक्स्ट यहाँ पे सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत को लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच में। नेक्स्ट बात करें थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है ये लड़ा गया है फ्रेंड्स मराठा एम्पायर साथ में अहमद शाह दुरानी के बीच में, अहमद शाह दुरानी जो कि अफगानिस्तान के किंग थे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज़ यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सोने और चांदी के शुद्धिकरण के लिए उपयोग किया जाता है। तो गोल्ड और सिल्वर को प्योरीफाई करने के लिए इनमें से जो एसिड यूज़ किया जाता है ये है नाइट्रिक एसिड। राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। गोइटर इज़ अ डिसीज़ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड। देखिए फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन देखा होगा कि गोइटर जो है ये डिसीज़ है ये किसके डिफिशियंसी से होता है, तो आयोडीन की डिफिशियंसी से यहाँ पे गोइटर होता है, ये सब जानते हैं। बट अगर आपसे पूछा जाए कि गोइटर डिसीज़ ये कौन से ग्लैंड में होता है, तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है ना ये हो जाएगा थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड को में होता है गोइटर। अगला क्वेश्चन, कोलाटम एंड चोलिया आर द डांस फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेट्स। तो यहाँ पे कोलाटम और चोलिया किस दो राज्य के नृत्य रूप हैं। तो फ्रेंड्स कोलाटम जो है ये आंध्र प्रदेश का फोक डांस है और उत्तर प्रदेश से फोक डांस है चोलिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ और इंपॉर्टेंट फोक डांस की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखिए हिमाचल प्रदेश से बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में काफ़ी सारे फोक डांसेस हैं। फॉर एग्जांपल किन्नौरी, झोरा, नाटी, इसके अलावा यहाँ पे थाली, धामन, छापेली, ये सारे कहाँ के डांस फॉर्म हैं, ये सारे हिमाचल प्रदेश के डांस फॉर्म्स हैं। उत्तराखंड की बात करें फ्रेंड्स, देखिए उत्तराखंड से आता है यहाँ पे झोरा, रासलीला, कुमायूनी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं पंजाब से है फ्रेंड्स भांगड़ा, गिद्धा, धाफ, धामन, भांड, नाकवाल। और हरियाणा से है झूमर, फाग डांस, है ना, लूर काफ़ी इंपॉर्टेंट है हरियाणा से, जो एग्जाम में पूछा जाता है। लूर डांस कहाँ से है, हरियाणा से है। नेक्स्ट बात करें गुजरात से कौन से फोक डांसेस हैं, यहाँ से आते हैं गरबा, डांडिया, इसके अलावा भवाई, टिप्पणी, नेक्स्ट है यहाँ पे और रास, ठीक है। तो ये कुछ डांस फॉर्म्स हैं गुजरात से। तो ये कुछ आप यहाँ पे याद रखें फ्रेंड्स, आगे जो आएंगे वीडियोस वहाँ पे हम बाकी जो फोक डांसेस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लोएस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी सबसे निचली वायुमंडलीय परत है। तो लोएस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर जो है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इमेज देख के आप बता सकते हैं, ये है ट्रोपोस्फियर। तो यहाँ पे अर्थ का जो सबसे लोएस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर है ये है ट्रोपोस्फियर। इसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड है मीसोस्फियर, देन थर्मोस्फियर और फिर एक्सोस्फियर।
अगर आपसे पूछा जाए हाईएस्ट एटमॉस्फेरिक लेवल कौन सा है, लेयर कौन सा है, तो ये हो जाएगा एक्सोस्फीयर। साथ में अगर आपसे फ्रेंड्स पूछा जाए कि स्ट्रेटोस्फीयर, यहाँ पे ओजोन लेयर किस में होती है, कौन से लेयर में होती है, तो ये होती है स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, ओजोन पाया जाता है स्ट्रेटोस्फीयर में। तो ये तो हो गए लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर, राइट। अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं अर्थ के जो लेयर्स हैं उनके बारे में। तो सबसे अंदर पे होता है इनर कोर, ठीक है, इसके बाद आता है आउटर कोर, फिर इसके बाद आता है फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंटल, लोअर मैंटल, फिर अपर मैंटल, फिर आता है यहाँ पे देखिए एस्थेनोस्फीयर, और सबसे लास्ट में यहाँ पे आता है लिथोस्फीयर। ठीक है, तो ट्रोपोस्फीयर के नीचे क्या होता है, लिथोस्फीयर होता है। ओके, वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। देखिए आपसे फर्स्ट गवर्नर नहीं पूछा जा रहा है, फर्स्ट इंडियन गवर्नर पूछे जा रहे हैं, राइट। तो पहले इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई रहे हैं फ्रेंड्स सी.डी. देशमुख। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बात करें फ्रेंड्स आरबीआई की, तो देखिए यहाँ पे आरबीआई जो है ना, इसे इस्टेब्लिश किया गया अप्रैल 1935 में। अगर आपसे पूछा जाए किसके रिकमेंडेशन पे इसे इस्टेब्लिश किया गया है, तो इसको इस्टेब्लिश किया गया हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन से। तो इनिशियली जो है ना, इसका ऑफिस कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया, कैलकाटा में इस्टेब्लिश किया गया, बट लेटर जो है इसको फुली मूव कर दिया गया, परमानेंटली मूव कर दिया गया मुंबई में। कब मुंबई मूव कर दिया गया है 1937 में। तो इसका भी जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में लोकेटेड है। साथ में इसको फुली ओन किया जाता है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे कम्प्लीटली 100% ओन करती है। और फ्रेंड्स अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए पहले गवर्नर कौन थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, ठीक है, तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रहे हैं ऑसबॉर्न स्मिथ। और पहले इंडियन गवर्नर कौन रहे हैं, ये रहे हैं यहाँ पे सी.डी. देशमुख। साथ में यहाँ पे फ्रेंड्स ध्यान रखिए अभी करेंटली आरबीआई के गवर्नर कौन है, ये हैं शक्तिकांत दास, जो कि 25th गवर्नर हैं आरबीआई के। ओके, आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ भरतनाट्यम डांसर। तो इनमें से कौन जो है भरतनाट्यम नर्तक नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सितारा देवी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। देखिए डिस्कस करें यहाँ पे बाकी सारे के बारे में। पहली बात, सितारा देवी ये किससे एसोसिएटेड है, ये कथक से एसोसिएटेड है। ओके, भरतनाट्यम की बात कर लें तो फ्रेंड्स भरतनाट्यम से एसोसिएटेड हैं टी बाला सरस्वती, शांता राव। नेक्स्ट और बात करें यहाँ पे मृणालिनी साराभाई, रुक्मणी देवी, वेरी इंपॉर्टेंट, रुक्मिणी देवी, सोनल मानसिंह। तो ये सारे लोग जो हैं ये भरतनाट्यम से एसोसिएटेड हैं। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे कथक, राइट, तो कथक से सितारा देवी हमने डिस्कस किया। फिर बिरजू महाराज, नेक्स्ट है कल का दिन, उमा शर्मा, ये सारे एसोसिएटेड हैं कथक से। इसके अलावा बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे कुचिपुड़ी, राइट, तो कुचिपुड़ी से यहाँ पे बिलोंग करते हैं यामिनी रेड्डी, राधा रेड्डी, इसके अलावा राजा रेड्डी, ये सारे एसोसिएटेड हैं किससे, कुचिपुड़ी से, राइट। चलिए आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, हमने कंप्लीट लिस्ट भी आपके लिए इंक्लूड की हुई है। भरतनाट्यम से टी बाला सरस्वती, शांता राव, मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, कमला वैजयंती माला, सोनल मानसिंह, संयुक्ता पनिग्रही, रुक्मणी देवी। कथक से हैं सितारा देवी, बिरजू महाराज, गोपी कृष्णा, बिंदादिन महाराज, कल का दिन, उमा शर्मा। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पे कथकली से एसोसिएटेड है गुरु कृष्णा कुट्टी, कनक रेले, राघवन। मोहिनीअट्टम से एसोसिएटेड है सुनंदा नायर, जयप्रभा मेनन, पल्लवी कृष्णन, गोपिका वर्मा, विजयलक्ष्मी एंड राधा दत्ता। मणिपुरी से हैं गुरु बिपिन सिन्हा। नेक्स्ट है यहाँ पे झावेरी सिस्टर्स और टी नादिया सिंह। अगला आता है उड़ीसी से यहाँ पे देखिए आद्या काकटिकार। नेक्स्ट है देखिए अदिति बंडोपाध्याय, अनीता बाबू, अर्पिता वेंकटेश, अरुणा मोहंती। कुचिपुड़ी से हैं भावना रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, राधा एंड राजा रेड्डी, यामिनी रेड्डी। सत्रिया से एसोसिएटेड है मल्लिका कंडाली, मोनीराम दत्ता, मुख्तियार बारबयान, रोशेश्वर शैकिया। नेक्स्ट यहाँ पे महेश्वर नियोग, भूपेन हजारिका, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आनंद मोहन भागवती। ओके, तो ये सारे फ्रेंड्स क्लासिकल डांसेस आप देख सकते हैं, क्लासिकल डांसेस और उनके एक्सपोनेंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए। नेक्स्ट देखिए बिहू इज़ अ फेस्टिवल दैट इज़ ऑब्जर्व्ड इन। तो बिहू ये फेस्टिवल कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है, बिहू फ्रेंड्स यहाँ पे काफ़ी फेमस फेस्टिवल है असम का। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं बाकी कुछ अदर स्टेट्स और उनसे रिलेटेड फेस्टिवल्स की यहाँ पे।
तो देखिए आंध्र प्रदेश, यहाँ से है दशहरा, उगादी, डेक्कन फेस्टिवल, ब्रह्मोत्सवम। अरुणाचल प्रदेश के फेमस फेस्टिवल्स हैं रेहे, बोरी बूथ, म्योको, द्री, पोंगतू, लोसार, लोसार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोनपा, मोपिन, राइट। असम के फेस्टिवल्स देखिए अम्बुबाची, नेक्स्ट है भोगाली बिहू, बैशागु, देहिंग पटकाई। बिहार का है छठ पूजा और बिहुला। छत्तीसगढ़ से है माघी पूर्णिमा, बस्तर दशहरा। गोवा के फेस्टिवल्स हैं सन वन फेस्टिवल, लदाइन मांडू। गुजरात के फेस्टिवल्स हैं यहाँ पे नवरात्रि, जन्माष्टमी, कच्छ उत्सव और उत्तरायण, वेरी इंपॉर्टेंट उत्तरायण, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो देखिए राखा दुमनी और गोची फेस्टिवल। हरियाणा के फेस्टिवल में आते हैं बैसाखी। जम्मू कश्मीर का फेस्टिवल है हर नवमी, छारी, बाहू मेला और दोसमोचे। झारखंड का फेस्टिवल है करम उत्सव, होली, रोहिणी, तुसु। कर्नाटका से है मैसूर दशहरा, उगादी। और केरला के फेस्टिवल्स हैं ओनम एंड विशु। ओके, नेक्स्ट, हु फाउंडेड द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? देखिए फ्रेंड्स, इसे स्टैब्लिश किया गया है यहाँ पे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। देखिए डिटेल में, ऑन 30 सितंबर 1956 बी.आर. अम्बेडकर इन्होंने अनाउंस किया था स्टैब्लिशमेंट ऑफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। किसको डिसमिस करके? शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन को डिसमिस, यानी कि हटा के इन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्टैब्लिशमेंट की। बट इनके फॉर्मेशन से पहले, इसके फॉर्मेशन से पहले जो इनकी डेथ हो गई थी 6 दिसंबर 1956 को। तो इनके जो फॉलोअर्स थे, एक्टिविस्ट थे, इन्होंने इस पार्टी को फॉर्म किया। तो फाइनली जो ये पार्टी है इसे फॉर्म किया गया अक्टूबर 1957 में। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन थे? ये थे एन शिवराज। आपका अगला क्वेश्चन, हु रोड द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक जो पुस्तक है इसको लिखा गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इनके अलावा इन्होंने और जो बुक्स लिखी हैं वो है मेरी कहानी। नेक्स्ट बात करें ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ये बुक भी लिखी गई है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट बात करें महात्मा गांधी, तो इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? इनके द्वारा लिखा गया है हिंद स्वराज, हिंद स्वराज। इसके अलावा यहाँ पे सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये बुक भी लिखी गई है महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट बात करें बाल गंगाधर तिलक, तो इन्होंने लिखा है गीता रहस्य, आर्टिक होम ऑफ वेदास, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें तो विंग्स ऑफ फायर इनकी काफ़ी फेमस बुक है, विंग्स ऑफ फायर। नेक्स्ट है यहाँ पे इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स इनकी बुक है काफ़ी फेमस। तो ये हो गया कुछ फेमस बुक्स रिलेटेड टू एपीजे अब्दुल कलाम। आगे बढ़ेंगे, आपका अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ मनी बिल्स। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? तो मनी बिल से यहाँ पे एसोसिएटेड है फ्रेंड्स आर्टिकल 110। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए टोटल यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल और स्पेशल बिल, ठीक है। फाइनेंशियल बिल के अंदर डिफरेंट यहाँ पे बिल्स हैं और स्पेशल बिल में आता है अमेंडमेंट बिल। देखिए मनी बिल के बारे में ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। मनी बिल इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 110 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अ मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे मनी बिल को कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है? सिर्फ और सिर्फ इसे लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। राज्यसभा जो है यहाँ पे इसे पेश नहीं किया जाता। देखिए द राज्यसभा, द अपर हाउस, कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन ऑन मनी बिल एंड मस्ट रिटर्न इट टू द लोकसभा विद इन 14 डेज। तो राज्यसभा सिर्फ इसमें रिकमेंडेशन दे सकती है और इसको इन्हें विद इन 14 डेज जो है रिटर्न भी करना होता है। तो ये टाइम पीरियड जो है ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट, द लोकसभा कैन ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द राज्यसभाज रिकमेंडेशन। इफ द बिल इज नॉट रिटर्न विद इन 14 डेज इट इज़ कंसिडर्ड पास्ड बाई बोथ हाउसेज। तो यहाँ पे जो भी रिकमेंडेशन राज्यसभा देती है इसे लोकसभा एक्सेप्ट भी कर सकती है और डिनाई भी कर सकती है, ठीक है। और अगर इन्होंने 14 डेज़ के अंदर इसे रिटर्न नहीं किया तो यहाँ पे ये माना जाता है कि ये बिल जो है पास हो गया है बोथ हाउसेज में। नेक्स्ट पॉइंट, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैज़ द अथॉरिटी टू सर्टिफाई वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि एक बिल मनी बिल है या नहीं, ये कौन डिफाइन करता है? तो ये डिफाइन किया जाता है बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। और अभी स्पीकर ऑफ द लोकसभा कौन है? ये है ओम बिरला। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आफ्टर इट्स नेशनलाइजेशन केम इन टू बी नोन एज। तो यहाँ पे जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है
इसे अभी किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अभी इसे जाना जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अर्लियर नेम जो था ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। देखिए इसके बारे में, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसको स्टैब्लिश किया गया 27 जनवरी 1921 में। तो यहाँ पे 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स हुआ करती थी, इन तीनों को मर्ज करके एक बैंक बनाया गया था इंपीरियल बैंक। तो देखिए वो कौन से 3 बैंक्स थे? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। तो इन तीनों को यहाँ पे मर्ज करके जो है इंपीरियल बैंक को स्टैब्लिश किया गया था। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट बैंक था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। नेक्स्ट देखिए, इनिशियली इट एक्टेड एज सेंट्रल बैंक ऑफ ब्रिटिश इंडिया बिफोर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन 1935। तो ब्रिटिश इंडिया के दौरान जब आरबीआई को स्टैब्लिश नहीं किया गया था तो इंडिया का जो सेंट्रल बैंक था ना, ये एसबीआई ही यानी कि इंपीरियल बैंक ही हुआ करता था। प्रेजेंट इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1955 में। ओके, नेक्स्ट रहेगा विच सिटी इज़ ऑल्सो नोन एज डेट्रॉइट ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन से सिटी को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। ठीक है, चेन्नई को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कुछ और अदर निक नेम्स एंड सिटीज़ देख लीजिए। मुंबई को जाना जाता है सिटी ऑफ ड्रीम्स, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली है हार्ट ऑफ इंडिया या सिटी ऑफ रैलीज। कोलकाता को जाना जाता है सिटी ऑफ जॉय। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली या फिर गार्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। चेन्नई डेट्रॉइट ऑफ इंडिया। गेटवे टू साउथ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी चेन्नई को कहा जाता है। हैदराबाद को कहा जाता है सिटी ऑफ पर्ल्स। अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, बॉस्टन ऑफ इंडिया कहा जाता है। जयपुर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। वाराणसी को कहा जाता है सिटी ऑफ टेम्पल्स या फिर स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया। और पुणे ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट या फिर क्वीन ऑफ द डेक्कन, ये कहा जाता है पुणे को। राइट, तो ये कुछ निकनेम्स हो गए डिफरेंट सिटीज़ के। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल ऑफ डांस द स्टोरी और थीम इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम महाभारत एंड रामायण। तो निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कहानी या विषय हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का क्लासिकल डांस फॉर्म है? ये आंध्र प्रदेश का डांस फॉर्म है। उड़ीसी उड़ीसा का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। मोहिनीअट्टम केरला का क्लासिकल डांस है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं सारे क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया। देखिए भरतनाट्यम तमिलनाडु से है, कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, उड़ीसी है उड़ीसा, कथकली केरला, सत्रिया है असम का, मणिपुरी मणिपुर और मोहिनीअट्टम है केरला से। तो ये सारे जो हैं यहाँ पे क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं हमारे इंडिया के, और इनके एक्सपोनेंट्स जो हैं वो हमने ऑलरेडी इस वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं, तो उनको भी आप साथ में ज़रूर ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चंस जो है ना आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो यहाँ पे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सीरीज़ आपके लिए कंटिन्यूसली चलती रहेगी, रेगुलरली आपके लिए वीडियोज़ आती रहेंगी, तो आपको ये जो इंपॉर्टेंट अपडेट है बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राइट टू प्राइवेसी कम्स अंडर। तो यहाँ पे निजता का अधिकार ये किसके अंतर्गत आता है? यह आता है अंडर आर्टिकल 21। और आर्टिकल 21A किसकी बात करता है? आर्टिकल 21A जो है फ्रेंड्स ये बात करता है राइट टू एजुकेशन का, राइट टू एजुकेशन। इसी तरीके से एक और आर्टिकल है आर्टिकल 51A, ये बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो आर्टिकल 14 यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं 14 से लेकर 22 तक, क्योंकि ये जो यहाँ पे देख रहे हैं आप आर्टिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, काफ़ी यहाँ पे अक्सर रिपीट होते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल 14 बात करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन इंडिया या फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, देखिए इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 में प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, यहाँ पे प्रोहिबिट किया जाता है डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 16 बात करता है अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 17 बात करता है अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 में बात किया जाता है अबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल्स। आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। आर्टिकल 20 में बात किया गया है फ्रेंड्स यहाँ पे प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्वेंशन ऑफ ऑफेंसेस। नेक्स्ट आर्टिकल 21 अभी हमने डिस्कस किया राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21A की बात करें तो ये फ्रेंड्स राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज्ड 6 to 14 ईयर्स की बात करता है। और नेक्स्ट है आर्टिकल 22, यहाँ पे बात किया जाता है प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो सर्टेन केसेस में जो डिटेंशन या फिर अरेस्ट होता है उनसे रिलेटेड जो राइट्स हैं ये आर्टिकल 22 में दिए गए हैं। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, क्वार्ट्ज इज़ मेड ऑफ। तो क्वार्ट्ज ये किसका बना होता है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट से बनता है क्वार्ट्ज। इसका केमिकल नेम आप कह सकते हैं क्वार्ट्ज का, अगर आपसे केमिकल नेम पूछा जाए तो ये है सोडियम सिलिकेट। और अगर ऑप्शन में यहाँ पे सोडियम सिलिकेट ना हो और सोडियम डाइऑक्साइड हो तो ये भी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सोडियम डाइऑक्साइड और सोडियम सिलिकेट दोनों ही क्वार्ट्ज को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, और आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे पेड PDF के वेबसाइट के बारे में। यह है www.ravibookspdf.com। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको रवि सर की GK एंड करंट अफेयर्स की जो PDFs है ना, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। ओके, देखिए रिसेंटली आपके लिए यहाँ पे जो जुलाई का मंथली करंट अफेयर्स का PDF है ये लॉन्च किया गया है, जहाँ पे आपको 550 प्लस वन लाइनर एंड MCQ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वो भी टॉपिक वाइज। साथ में फ्रेंड्स लास्ट 7 मंथ्स का करंट अफेयर्स का जो PDF है कंपाइलेशन, ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो आपके एग्जाम्स के लिए डेफिनेटली काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। और साथ में ईयरली PDF 2023 का ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई-बुक परचेज़ करना है ना, आप हमारे वेबसाइट के थ्रू जाके परचेज़ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 बाइट इज़ इक्वल टू। तो 1 बाइट किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है 8 बिट्स के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट टेबल। 1 बाइट इक्वल होता है 8 बिट्स के। 1 किलोबाइट इक्वल होता है 1024 बाइट। 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट होता है। 1 गीगाबाइट जो है ये होता है 1024 मेगाबाइट, और 1 टेराबाइट होता है 1024 गीगाबाइट। ओके फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंडियन नेशनल आर्मी वॉज फॉर्म ड्यूरिंग विच वॉर। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किस युद्ध के दौरान हुआ था? तो इसका यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ था फ्रेंड्स ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो है मोहन सिंह के द्वारा यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था इंडियन नेशनल आर्मी। तो इसे आज़ाद हिंद फौज के नाम से इस्टेब्लिश किया गया। फिर 1943 में जो है ना, इसे 1942 में इस्टेब्लिश किया गया था, बट 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने जो है इसकी लीडरशिप ली और इसे रिवाइव किया। राइट, तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी द इंडियन स्ट्रगल। तो यहाँ पे देखिए आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? इस बुक को लिखा गया है बाई सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है जो कि है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक किसने लिखी है? इस बुक को लिखा गया है दादा भाई नरोजी के द्वारा। आनंद मठ बुक को किसने लिखा है? आनंद मठ को लिखा गया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। आनंद मठ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे अनहैप्पी इंडिया। तो अनहैप्पी इंडिया को लिखा है लाला लाजपत राय ने। राइट, आपका अगला क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज नॉट लोकेटेड इन गुजरात। तो निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में नहीं स्थित है? यहाँ पे देखिए सुरकोतदा, लोथल और ढोलावीरा। फ्रेंड्स ये तीनों ही लोकेटेड हैं गुजरात में, बट जो बनावली है ये लोकेटेड है हरियाणा में। प्रेजेंट डे हरियाणा में लोकेटेड है बनावली। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ हड़प्पा साइट्स की यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हड़प्पा साइट, उनसे जब भी इसकी डिस्कवरी हुई है वो किसने फाउंड किया, लोकेशन प्रेजेंट डे कहाँ पे है, कौन से रिवर के यहाँ पे बैंक में ये लोकेटेड है, ये यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। देखिए हड़प्पा 1921 में इसे इस्टेब्लिश किया गया या फिर डिस्कवर किया गया दयाराम सहनी के द्वारा। पंजाब पाकिस्तान में ये लोकेटेड है प्रेजेंट, और रावी रिवर के तट पर है। मोहनजोदारो की बात करें 1922 में डिस्कवर किया गया RD बनर्जी के द्वारा। सिंध पाकिस्तान में लोकेटेड है इंडस रिवर के किनारे। ढोलावीरा की बात करें तो देखिए JP जोशी ने फाउंड किया है इसे 1967 से 68 के टाइम पे। प्रेजेंट डे गुजरात में है लूनी रिवर के तट पर। राखीगढ़ी की बात करें 1997 में से इस्टेब्लिश या फिर फाउंड किया गया अमरेंद्र नाथ के द्वारा, जो कि प्रेजेंट डे हरियाणा में है। और नेक्स्ट बात करें लोथल, तो लोथल जिसे हम पोर्ट सिटी के नाम से भी जानते हैं, ये यहाँ पे 1954 में फाउंड किया गया था बाई SR राव। गुजरात में लोकेटेड है भुकावा रिवर के तट पर। कालीबंगन 1953 में इसे फाउंड किया गया अमलानंद घोष के द्वारा। प्रेजेंट डे राजस्थान में है घग्गर रिवर के तट पर। अगला यहाँ पे आता है बनावली। तो बनावली डिस्कवर किया गया 1974 में RS बिष्ट के द्वारा। हरियाणा में लोकेटेड है सरस्वती रिवर के बैंक में। सुरकोतदा 1964 में इस्टेब्लिश या फिर डिस्कवर किया गया है जगतपति जोशी के द्वारा। प्रेजेंट डे गुजरात में है। चानूदारो की बात करें 1931 में इसे डिस्कवर किया गया NG मजुमदार के द्वारा।
ये प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। और रोपड़, इसे 1953 में फाउंड किया गया था बाय वाई.डी. शर्मा और ये प्रेजेंट डे पंजाब में है। तो ये है फ्रेंड्स कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस वैली साइट्स जो ध्यान रखना है आपको। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें से भी हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, रोपड़, ये तो आपको अच्छे से याद रख लेने हैं, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन स्पिनैच। तो स्पिनैच में इनमें से कौन सा एसिड पाया जाता है? तो स्पिनैच में पाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। टार्टरिक एसिड किस में पाया जाता है? टार्टरिक एसिड टैमरिंड में पाया जाता है, ठीक है। सिट्रिक एसिड किस में था? सिट्रिक एसिड पाया जाता है फ्रेंड्स ऑरेंज में। नेक्स्ट देखिए मिथेनोइक एसिड, जिसे आप फॉर्मिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, दोनों इसी के नाम हैं, फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड। ये एंट बाइट, जैसे देखिए एंट बाइट में पाया जाता है, बी बाइट में पाया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट भी मैंने आपके लिए इंक्लूड की है। सिट्रिक एसिड किस में होता है? सिट्रस फ्रूट जैसे कि लेमन, ऑरेंज, लाइम्स में होता है। एसिटिक एसिड जो है ये पाया जाता है विनेगर में। लैक्टिक एसिड पाया जाता है योगर्ट में, सोर मिल्क में, पिकल्ड वेजिटेबल्स में। टार्टरिक एसिड टैमरिंड, ग्रेप्स में पाया जाता है। मैलिक एसिड होता है एप्पल में। ऑक्सैलिक एसिड स्पिनैच, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है बीट ग्रीन्स और रुबाब। यहाँ पे नेक्स्ट है फ्रेंड्स एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रस फ्रूट्स और स्ट्रॉबेरीज, गुआवा में पाया जाता है। बेंजोइक एसिड पाया जाता है क्रैनबेरी, प्रून्स, प्लम्स में। फॉर्मिक एसिड पाया जाता है फ्रूट और हनी में। इसके अलावा एंट बाइट में भी ये पाया जाता है। ब्यूट्रिक एसिड की बात करें तो ये बटर और सम टाइप ऑफ चीज़ में पाया जाता है, राइट। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज़ नॉट लोकेटेड इन केरला। तो निम्नलिखित में से कौन सी झील केरल में स्थित नहीं है? तो यहाँ पे जो लेक लोकेटेड नहीं है केरला में वो है फ्रेंड्स कोलेरू लेक। यहाँ पे अष्टमुडी लेक, अकुलम लेक, वेम्बनाड लेक, ये तीनों ही केरला में है। कोलेरू लेक लोकेटेड है फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं वेम्बनाड लेक। फ्रेंड्स वेम्बनाड लेक जो है ना ये लार्जेस्ट लेक है केरला का, लार्जेस्ट लेक है ऑफ केरला। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टडी ऑफ ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल इन वाटर कंटेनिंग न्यूट्रिएंट इज। तो पोषक तत्वों के से युक्त पानी में बिना मिट्टी के पौधे उगाने के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए जैसे ये कंटेनर है, यहाँ पे सिर्फ वाटर होगा, यहाँ पे कोई सॉइल नहीं होगा, ठीक है। इस वाटर में कुछ न्यूट्रिएंट्स डले हैं जिससे प्लांट ग्रो करता है। फ्रेंड्स ये जो टेक्निक है ना प्लांट्स ग्रो करने की, इस टेक्निक को कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड 5 ईयर प्लान लेड मोर स्ट्रेस अपॉन। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित पर किसके ऊपर यहाँ पे अधिक इन्होंने जोर डाला? तो जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था फ्रेंड्स ये यहाँ पे फोकस कर रहा था ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। एग्रीकल्चर पे फोकस कर रहा था फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे सेकेंड 5 ईयर प्लान। तो यहाँ पे देखिए सारे यहाँ पे टोटल 12 5 ईयर प्लान्स थे। पहला है फर्स्ट 5 ईयर प्लान जहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की बात की गई। सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की। थर्ड 5 ईयर प्लान में सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड की। फोर्थ 5 ईयर प्लान में बात की गई सेल्फ रिलायंस और सस्टेन्ड ग्रोथ की। फिफ्थ 5 ईयर प्लान में बात की गई रिमूवल ऑफ पॉवर्टी की। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान में बात की गई इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। सेवन्थ 5 ईयर प्लान में बात की गई मॉडर्नाइजेशन एंड इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। एट्थ 5 ईयर प्लान में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नाइन्थ 5 ईयर प्लान में रूरल डेवलपमेंट और डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की बात की गई। 10th 5 ईयर प्लान में इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। 11th 5 ईयर प्लान में ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पीपल। और 12th 5 ईयर प्लान में बात की गई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो ये एक फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रख लेने हैं अपॉन 5 ईयर प्लान्स। चलिए आगे बढ़ेंगे। शोभना नारायण इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म। तो शोभना नारायण निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो ये एसोसिएटेड है कथक से। बाकी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कथक के सारे एक्सपोनेंट्स हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। बिरजू महाराज, शंभू महाराज, सितारा देवी, लच्छू महाराज, दमयंती जोशी, रोहिणी भाते, पंडित राजेंद्र गंगानी, शोभना नारायण, कुमुदनी लाखिया, अदिति मंगलदास, माया राव और नंदिनी सिंह। तो ये सारे जो है ना एक्सपोनेंट्स हैं कथक के। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम परमिसिबल एज फॉर एम्प्लॉयमेंट इन एनी फैक्ट्री और माइन। तो किसी फैक्ट्री या खदाने में रोजगार के लिए न्यूनतम स्वीकार्य आयु क्या है? तो मिनिमम रिक्वायर्ड जो यहाँ पे एज है ये है फ्रेंड्स 14 ईयर्स। यहाँ पे देखिए आर्टिकल 24 में इसकी बात की गई है। डील्स विथ प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री। नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड इन वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन
और engaged in any other hazardous employment। तो आर्टिकल 24 में ये बताया गया कि कोई भी बच्चा जो कि 14 ईयर से कम एज का है वो किसी फैक्ट्री या फिर जो माइंस होते हैं या फिर हैजार्डस वर्क हैं वहाँ पे काम नहीं कर सकते। अगला रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वॉज अडॉर्न्ड विद द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज यानी कि किंग्स ऑफ किंग। तो इनमें से कौन से ऐसे राजा थे या फिर रूलर थे जिन्हें महाराजा धीराज के नाम से जाना जाता था? तो ये है फ्रेंड्स चंद्रगुप्त वन। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त वन जो है ये गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। गुप्ता डायनेस्टी की बात करें, गुप्ता डायनेस्टी, तो इसको किसने फॉर्म किया है? इसको फॉर्म किया गया है श्रीगुप्त के द्वारा। श्रीगुप्त ने फॉर्मेशन की है गुप्ता डायनेस्टी की। इसके अलावा यहाँ पे बात करें जो लास्ट रूलर रहे यहाँ पे ये थे विष्णुगुप्त। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी के लास्ट रूलर विष्णुगुप्त थे। नेक्स्ट जो गुप्ता डायनेस्टी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है इसका फाउंडेशन किसने ले किया था? तो ये थे फ्रेंड्स कुमार गुप्त। इसके अलावा आपसे पूछा जाए चाइनीज़ पिलीग्रिम थे फाहियान, ये किसके रेन में इंडिया विजिट किए थे? तो ये चंद्रगुप्त टू के टाइम पे इंडिया में विजिट करे थे। ओके, नेक्स्ट हु वाज द फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी? तो शुंगा डायनेस्टी के संस्थापक कौन है? तो इसको फाउंड किया गया है बाय पुष्यमित्र, राइट। और इन्होंने अपना कैपिटल क्या रखा था? शुंग डायनेस्टी का जो कैपिटल था ये था पाटलिपुत्र। आगे बढ़ते हैं। व्हेन प्रधानमंत्री जन धन योजना वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू किया गया था? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू किया गया था 28 अगस्त 2014 को। फ्रेंड्स 2014 के कुछ और भी यहाँ पे जो स्कीम्स हैं उनको देख लीजिए, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और मेक इन इंडिया। तो ये सारे 2014 में लॉन्च हुए स्कीम्स हैं। अगला, सुंडा स्ट्रेट लाइज बिटवीन? तो सुंडा जलडमरू मध्य ये किसके बीच स्थित है? तो ये स्थित है जावा और सुमात्रा के बीच में। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये जो स्ट्राइट्स होते हैं ये भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट मैंने आपके लिए प्रोवाइड की है। देखिए स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर जो है ये यूरोप और अफ्रीका को सेपरेट करता है। मलाका स्ट्रेट ये सेपरेट करता है मलेशिया और सुमात्रा को। बेरिंग स्ट्रेट सेपरेट करता है रशिया और अलास्का को। बोस्पोरस स्ट्रेट यूरोप और एशिया को सेपरेट करता है। डार्डनेल्स स्ट्रेट जो है ये यूरोप और एशिया को सेपरेट करता है। हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को सेपरेट करता है। स्ट्रेट ऑफ मागेलन साउथ अमेरिका को सेपरेट करता है। सुंडा स्ट्रेट सुमात्रा और जावा को सेपरेट करता है। ताइवान स्ट्रेट चाइना और ताइवान को, और पाल्क स्ट्रेट सेपरेट करता है इंडिया और श्रीलंका को। और ये किस किस ओशन को यहाँ पे ज्वाइन करता है ये भी आपके लिए मैंने मेंशन किया है, तो ये भी साथ में आप पढ़ लें। यहाँ पे सेपरेट वाला जो होता है ना ये पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो इसको आप यहाँ पे याद रखें। नेक्स्ट रहेगा हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक? तो भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, नुआखाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो नुआखाई फेस्टिवल इसको सेलिब्रेट किया जाता है उड़ीसा में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उड़ीसा के और कौन से फेस्टिवल है? यहाँ पे है रथ यात्रा, नुआखाई। राजस्थान का देख लीजिए, यहाँ पे आता है गंगौर, तीज। नेक्स्ट यहाँ पे मेवाड़ फेस्टिवल। इसके अलावा पुष्कर फेयर, तो फेयर्स भी काफ़ी सारे यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। केरला की बात करें तो ओनम, विशु, ये यहाँ के फेस्टिवल्स हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक रिवॉल्यूशन 2020? तो रिवॉल्यूशन 2020 नामक जो पुस्तक है इसको लिखा गया है फ्रेंड्स बाय चेतन भगत। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेतन भगत की और भी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि है 5 पॉइंट समवन ये इन्होंने लिखी है। नेक्स्ट 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 2 स्टेट्स और हाफ गर्लफ्रेंड, ये सारी बुक्स लिखी गई हैं चेतन भगत के द्वारा। आगे बढ़ेंगे और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज़ नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेटेड? तो यहाँ पे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 अगस्त को हर साल। देखिए इन 2015 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू डेजिग्नेट 7 अगस्त एवरी ईयर एज नेशनल हैंडलूम डे। ठीक है, द फर्स्ट नेशनल हैंडलूम डे जो था इसे इनॉग्रेट किया गया था 7 अगस्त 2015 को बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन चेन्नई। अगला, नमामि गंगे मिशन वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? तो नमामि गंगे मिशन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? इसको शुरू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा।
अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अचानक मार टाइगर रिजर्व इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो अचानक मार टाइगर रिजर्व जो है ये किस राज्य में स्थित है, ये लोकेटेड है इनमें से छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स हमने आपके लिए इंक्लूड किया है, जैसे कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है, राथमबोर टाइगर रिजर्व राजस्थान, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, पेरियार केरला में है, बांदीपुर कर्नाटका, नागरहोल भी कर्नाटका में है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सरिस्का राजस्थान में, काजीरंगा टाइगर रिजर्व असम में है, पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में है, तदोबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है, मधुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, सिंपली पाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा और दुधवा टाइगर रिजर्व ये उत्तर प्रदेश में है। राइट। नेक्स्ट, पिंगाली वेंकैयाज बर्थ एनिवर्सरी वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अगस्त। फॉर व्हाट स्पेशल रीजन इज पिंगाली वेंकैया रिमेंबर्ड। तो पिंगाली वेंकैया फ्रेंड्स ये वही है जिन्होंने इंडियन नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन किया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है नाइट ब्लाइंडनेस इज डिसीज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ। तो यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस ये जो डिसीज़ है ये किसकी डिफिशियंसी से होती है, ये होती है ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए विटामिन और उनकी डिफिशियंसीज डिस्कस करें। विटामिन ई की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, विटामिन B1 से बेरी, B2 से बैड स्किन, B3 से पेलाग्रा, B5 से इंसोम्निया, B6 से एनीमिया, B7 से डर्मेटाइटिस, B12 से एनीमिया, B से यहाँ पे विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स, विटामिन ई से लेस फर्टिलिटी और फ्रेंड्स विटामिन के से लैक ऑफ ब्लड क्लॉट होता है। ठीक है, तो अगर बॉडी में विटामिन के की कमी होती है तो ब्लड क्लॉटिंग ढंग से नहीं होती है। तो ये कुछ विटामिन है और उनसे रिलेटेड डिफिशियंसी। आगे बढ़ते हैं और फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन भी है, सबरीमाला टेम्पल इज़ लोकेटेड इन। सबरीमाला मंदिर ये कहाँ पर स्थित है, ये लोकेटेड है केरला में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी पूछा जाता है कि सबरीमाला टेम्पल ये केरला में लोकेटेड है, ये किस गॉड को डेडिकेटेड है। तो फ्रेंड्स ये डेडिकेटेड है लॉर्ड अयप्पा को। यहाँ पे आप ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा, लॉर्ड अयप्पा को डेडिकेटेड है सबरीमाला टेम्पल। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स आपके टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर आपने पूरा वीडियो अच्छे से देख लिया है, अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन द गेम ऑफ खो खो। तो खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं ये आप हमें कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट टेस्ट क्वेश्चन है, सुंडा स्ट्रेट लाइज बिटवीन। तो सुंडा जलडमरू मध्य जो है ये किसके मध्य स्थित है, किसके बीच में स्थित है, किसको सेपरेट करता है, ये आप हमें कमेंट करके बताएं। ये हो गए फ्रेंड्स आपके टेस्ट क्वेश्चन। आपने देखा यहाँ पे सारे क्वेश्चंस जो थे आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड थे, जो पहले एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे आने के काफ़ी चांसेस हैं। उन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे आपके लिए सेलेक्ट करके इंक्लूड किया है। साथ में फ्रेंड्स मैंने आपको पेड PDF की वेबसाइट के बारे में बताया, ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की GK एंड करंट अफेयर्स की PDF जो है हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ईबुक परचेज़ करना है आप हमारे वेबसाइट के थ्रू फ्रेंड्स परचेज़ कर सकते हैं। देखिए रिसेंटली आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मंथली करंट अफेयर्स का PDF होता है जुलाई का, ये लॉन्च किया गया है, जहाँ पे आपको 550 प्लस 1-लाइनर एंड MCQ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वो भी टॉपिक वाइज। राइट, चलिए तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके फ्रेंड्स ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।